हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो सीरीज शुरू की जा रही है वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जो कि परीक्षा वाणी की आपकी बुक आती है उत्तर प्रदेश एक पर समग्र अध्ययन के संदर्भ में। उसी बुक को कंप्लीट किया जाएगा। इस बुक को एक चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें जितने भी चैप्टर होंगे उनको एक एक करके कंप्लीट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले इसकी एक रूपरेखा को जान लेते हैं। यह जो आपकी मतलब जो बुक है वो आपकी प्री और मेंस दोनों की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप इस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपके यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपका यूपी स्पेशल आता ही है। और अगर आप एक बार ये बुक को पढ़ लेते हैं तो आपका यूपी स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। और इसमें साथ ही साथ इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए यूपी स्पेशल में उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आप पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद आपका साथ ही में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो साथ ही में आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसके संदर्भ में आपका सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले ये चैप्टर विषय सूची बता देते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है आपका अध्याय 1 आएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के एक समग्र संक्षिप्त अवलोकन को बताता है। दूसरा आता है अध्याय 2, जो कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और जलवायु के संदर्भ में है। तीसरा आता है उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि और पशुपालन के संदर्भ में। चौथा चैप्टर आता है उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। और पांचवा चैप्टर आता है ऊर्जा संसाधन। छठा आता है उत्तर प्रदेश खनिज, वन्य संपदा तथा वन्य जीव। उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र, सातवां चैप्टर। आठवें में उत्तर प्रदेश की जनगणना का परिदृश्य। नौवें चैप्टर में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व, कला, मेले, उत्सव, पर्व एवं फिल्म। उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं ऐतिहासिक धार्मिक के स्थल में अध्याय 10 आएगा। 11 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। 12 में उत्तर प्रदेश शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य चैप्टर 13 में आएगा। और 14 में आएगा उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण। और 15 में आपका आएगा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ। 16 में उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएँ। और 17 में उत्तर प्रदेश ग्राम एवं नगरीय विकास। और 18वें चैप्टर में उत्तर प्रदेश संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क एवं सिटी। और 19 में उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। और 20 में उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक अध्ययन और उत्तर प्रदेश के जो भी करंट अफेयर है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये आपके मेजर टॉपिक है, जिसमें टोटल आपके 21 चैप्टर है। तो 21 चैप्टर को आपको एक एक करके कवर किया जाएगा, जिसमें आपके ये सभी 21 लेक्चर ही रहेंगे कि एक चैप्टर पर एक लेक्चर रहेगा, जिससे आप कम समय में बहुत अच्छे से समझ सको। क्योंकि अभी आपके अगर वैसा होता कि आपके पास टाइम नहीं होता तो आपको एक मैराथन के तौर पे दे दिया जाता और कि मेन की पॉइंट करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम जुलाई में है, जून जुलाई में आपका RO ARO का भी है और उसी टाइम पे आपका UPPCS है। और भी आप यूपी के जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर इसके 21 लेक्चर देख लेते हैं, जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट के होंगे, और एक अकेला जो पहला वाला चैप्टर है उसका बड़ा लेक्चर होगा। तो एक ओवरव्यू आपको बताया गया है, तो आपको इस संदर्भ में इस किताब को पढ़ना है। अब इसमें जो आज हम चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो हम सेकंड चैप्टर से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वह एक संक्षिप्त अवलोकन है। जब आपके 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको ये पहला चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप की पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। तो ऐसा रहेगा कि अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं और फिर इसको रिवीजन के तौर पर इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको ऑटोमेटिक आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको बनेंगे भी। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर पहले के अंतर्गत। अब चैप्टर इसमें सेकंड नंबर जो आता है उसमें आता है उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में। अब इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है? भौतिक संरचना तो दी गई है, तो इस चैप्टर की एक रूपरेखा बता दें कि इसमें एक तो फिजिकल क्या इसका स्ट्रक्चर है, कितनी कहाँ किससे सीमा लगती है, और यह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि इसका किस युग में इसका शुरुआत हुई, कब से जो अभी प्रेजेंट की संरचना का निर्माण है वह किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरा जो वर्तमान में इस तरह की अवस्थिति है। भौतिक विभाजन के संदर्भ में जाएंगे। जैसे भौतिक विभाजन में आपका आता है कि उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र है। तो इनके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। फिर इसके साथ ही आपकी जलवायु के बारे में जानेंगे, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, और साथ ही साथ इसमें
वर्षा के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण को भी पढ़ेंगे। तो ये आपकी बुक इस तरीके से आपकी ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य में एक सीमांत राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थित है, जिसकी ग्लोब पर जो स्थिति है 20 डिग्री 52 कला उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 कला उत्तरी अक्षांश है, और इसकी 77 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य में ये अवस्थित है। इसके पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई देखी जाए तो यह 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्र कवर करता है। तो इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है। अब आता है कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसमें आता है कि देश के 3 राज्य, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान रखता है, क्योंकि पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। उत्तर में अब इसके राज्यों की अवस्थिति को देखते हैं, क्योंकि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी को भी स्पर्श करता है और राष्ट्रीय सीमाओं को भी स्पर्श करता है। जैसे कि आपके उत्तर में नेपाल तथा उत्तराखंड की सीमाएं, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं, पश्चिम में हरियाणा की, दिल्ली और राजस्थान की सीमाएं, दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमाएं, और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमाएं, और पूर्व में बिहार एवं झारखंड की सीमाएं इस राज्य को स्पर्श करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं से स्पर्श करने वाले राज्य एवं देश है। तो कौन सा? नेपाल देश की सीमाएं हैं, जो कि उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सीमाएं, दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमाएं, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की, और पूर्व में बिहार एवं झारखंड की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अब आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, जो कि उत्तराखंड और नेपाल में फैली हुई हैं, पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य श्रेणियां, तथा पूर्व में गंडक नदी आती है। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है। तो उत्तर प्रदेश में उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसके संदर्भ में ये आता है। अब जानते हैं इसकी भूगर्भिक संरचना को, कि भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में जानते हैं कि इसकी किस तरीके से इसका निर्माण हुआ और ये किस महाद्वीप का ये भूभाग था। तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है, जो कि प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग होता है, जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से हुआ, और विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्मी अवशेष का अभाव होता है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों की क्या स्पेशलिटी है कि इसमें जीवाश्मी अवशेषों का अभाव पाया जाता है। इन क्रम के चट्टानों में चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैलें भी पाई जाती हैं, और आदिकाल में निर्मित नीस शैलों में बुंदेलखंड नीस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लाल ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार, लाल क्वार्ट्ज, हार्नबेलैंड क्लोराइड आदि खनिजों का मिश्रण भी पाया जाता है। इसमें आपका जितने भी पॉइंट दिए गए, मतलब कि ये जो दिए गए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत रेयर ही होगा कि कुछ चीज़ों को स्किप किया जाएगा, क्योंकि आपका प्री और मेंस के अकॉर्डिंग है। तो आपको ये इस तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि आप अगर A to Z पढ़ते हैं तभी आपका, जैसे आप अभी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको लिखने में काफ़ी सुविधाएँ रहेंगी। और आपका जो प्री वाला होगा, तो जब आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर है उसी से आपका प्री का सेक्शन ही कवर अप हो जाएगा, क्योंकि उसमें संक्षिप्त के तौर पे पूरा जितना ये 20 चैप्टर है उनका एक कंक्लूजन के तौर पे दिया गया है। तो उसको बाद में चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। अब आता है कि दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में गंगा यमुना मैदान विस्तृत है। यह मैदान प्लिस्टोसीन युग से आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम होता है, और इस मैदान में संचित कॉप की परतें बहुत मोटी होती हैं। प्राचीन कॉप निक्षेपों को बागर कहा जाता है, जबकि जो नवीन कॉप निक्षेप होते हैं उन्हें खादर कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में ये आता है।
अब आता है कि ये शिवालिक क्रम की पहाड़ियों से जब नदियाँ गंगा यमुना में प्रवेश करती हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों में ये कंकड़ पत्थर और मोटी बालू का निक्षेप करती है, और जिन क्षेत्रों तक ये कंकड़ पत्थर और मोटी बालू का पाए जाते हैं उनको भावर क्षेत्र कहा जाता है, जबकि एक पतली पट्टी की संरचना जहाँ पाई जाती है उसे उसे भावर के रूप में जाना जाता है। भावर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाला समतल क्षेत्र को तराई कहा जाता है, और इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण भूमि दलदली होती है और यहाँ अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती व्यापक तौर पर होती है। अब आते हैं इसके भौतिक विभाजन के संदर्भ में, जो कि आपका 3 क्षेत्रों में इसका भौतिक विभाजन किया गया है कि उत्तराखंड राज्य के गठित होने के पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित था। मतलब कि जब आपका उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था तब उस टाइम पे उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था। पहला तो बांटा गया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में, दूसरा मध्य का मैदान में और तीसरा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में से विभाजित किया गया था। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र था उसे उत्तराखंड में चले जाने के बाद इस पर्वतीय क्षेत्र से सटे भाबर तराई क्षेत्र को ही एक मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो आपका भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और मध्य मैदान क्षेत्र है और दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र है, इसके संदर्भ में 3 पार्ट जो है उनमें से जो आपका एक पार्ट आता है उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, उसको उस संदर्भ में माना जाता है जिसमें जब उत्तराखंड के जो 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में ये डिवाइड था तो उसके चले जाने के बाद से इसी पर्वतीय क्षेत्र से इसको संदर्भ में इसको भाबर और तराई क्षेत्र को एक भाग मानते हुए इसका अध्ययन करते हैं। चलिए तो तीनों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। एक इस तरीके का है कि पहला तो जो आपका उत्तर का भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा का आता है आपका मध्य मैदानी क्षेत्र और तीसरा आता है दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। तो इसके संदर्भ में देखते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। जो उत्तरी क्षेत्र है उसे भाबर क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो एक इस क्षेत्र में पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है और इस क्षेत्र की लंबाई में विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर पडरौना तक है और सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं चौड़ाई कम होती जाती है और भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। अब आता है कि भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में एक तराई क्षेत्र होता है जिसे तरी वाला क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश कुशीनगर महाराजगंज में जो कि 80 से 90 किलोमीटर तक है और पश्चिम सहारनपुर से इसकी चौड़ाई निरंतर आती रहती है और लंबाई में इसका विस्तार पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर जिले तक विस्तृत है। और यह क्षेत्र जो है समतल है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ और इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण यह दलदली मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु की बात की जाए तो यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए कुछ कम ठीक होती है, क्योंकि यहाँ का पेयजल जो कि अक्सर कुओं और कम गहराई के पंप से प्राप्त किया जाता है तो ये मानक के अनुरूप नहीं होता है। और इस क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा लंबी घासें पाई जाती हैं। वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहने वाले गन्ने और धान की खेती भारी मात्रा में की जाती है। दूसरा आता है मध्य का मैदानी क्षेत्र जो कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र में मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। सुविधा के लिए इसे 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत एक आता है ऊपरी मैदान, दूसरा आता है मध्य मैदान और तीसरा आता है पूर्वी मैदान। तो जो आपका मध्य मैदानी क्षेत्र है उसे 3 तरीके से विभाजित किया गया है। कौन कौन सा मैदान के अंतर्गत? एक तो आपका पूर्वी मैदान, ऊपरी मैदान, फिर आपका मध्य मैदान, फिर आता है इसके बाद पूर्वी मैदान। तो इसके संदर्भ में इसको विभाजित किया गया। इसके बाद आता है कि इसमें जो आपका यमुना एवं गंडक नदियां हैं इस विशाल मैदानी क्षेत्र में क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती है। और यह मैदान गंगा एवं उसकी सहायक नदी में यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक द्वारा लाई गई काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। और इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः 80 से 300 मीटर है और इस मैदान का जो ढाल है वह उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत है। मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। अब आता है कि नदियों द्वारा जो निक्षेपित तलछट या कौप मिट्टी उसके संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में
बांटती है। तो इसकी जो मिट्टी लाई जाती है उसके संदर्भ में इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आता है आपका बांगर क्षेत्र, दूसरा आता है खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है तथा वहाँ पुरानी काप मिट्टी का जमाव हो जाता है और हजारों वर्षों से कृषि उपयोग आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी कम हो गई है। अब आता है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र का जो तात्पर्य है वह कछार से होता है, क्योंकि वहाँ पर नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता है और यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों के भी निर्माण होते हैं, जैसे यमुना और चंबल की तटवर्ती बीहड़ इसके अंतर्गत आते हैं और इस बीहड़ों की मिट्टी नितांत उपजाऊ भी होती है। और संपूर्ण मध्य मैदान क्षेत्र में रबी और खरीफ की फसलों की खेती की जाती है। अब आता है आपका तीसरा दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है वह मध्य के मैदान के क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ी पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा पर यमुना एवं गंगा नदियाँ, दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणियाँ होती हैं और इसके पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है और इस पठार का जो ढाल है वह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग तथा मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी सम्मिलित है, जो कि सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियाँ तथा सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के तहत आता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियाँ जो है जिनकी ऊंचाई 600 मीटर तक भी पहुँची है। सोनभद्र और मिर्जापुर की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है। यह पठार जो है वह प्राचीन चट्टानों एवं नीस की चट्टानों से निर्मित है तथा इनकी भूमि प्रायः ककरीली तथा उजाड़ होती है। ये पहाड़ियाँ आवरण क्षय के कारण घर्षित तथा अपशिष्ट रूप में पाई जाती है और इस क्षेत्र में मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, कैन, सोन एवं टॉन्स होती है, जिसमें चंबल, बेतवा और कैन पठार को काटती हुई यमुना में और सोन एवं टॉन्स गंगा में मिलती है। नदियों की पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियां पाई जाती हैं और पहाड़ों में जल स्रोत मिलते हैं और नदियां अनेक स्थानों पर जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है, जिससे जल के अभाव के कारण भीषण गर्मी के कारण वृक्ष छोटे आकार के होते हैं और उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस क्षेत्र में अधिकांश भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है और जलाशय का निर्माण कर सिंचाई एवं पीने योग्य जल की व्यवस्था की जाती है और यहाँ की जो प्रमुख फसलें होती हैं वह गन्ना, अरहर और सरसों, ज्वार एवं गेहूँ आती हैं। तो ये इसकी प्रमुख फसलें होती हैं। अभी इसका एक डिटेल में पड़ा हुआ है। अब इसकी प्राकृतिक संरचना को देख लेते हैं एक मैप के माध्यम से कि इसमें प्राकृतिक संरचना जो है, जैसे हिमालय का ये जो है क्षेत्र है यह पहाड़ है और यहीं पर जो आपका नीचे वाला, जैसे यहाँ पर जो बताया गया है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के अलग होने से जो ऊपर नीचे उत्तरी भाग जो है उत्तर प्रदेश का, उसे भावर या तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये भावर एवं तराई क्षेत्र आपका यहाँ पर पाया जाता है। फिर यहाँ आता है आपका मैदानी क्षेत्र, जिसे आपका जिसके 3 उप क्षेत्र आते हैं। एक आता है ऊपरी मैदान, दूसरा आता है ये ऊपरी मैदान है, दूसरा आता है मध्य मैदान और यहाँ पर आता है आपका पूर्वी मैदान। तो ये आपका मध्य मैदान इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका पठारी क्षेत्र, जो कि यहाँ पर आपका पठार स्थित है। ये पठारी क्षेत्र जो कि कैमूर पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। तो इस तरीके से ये अवस्थित है और यहाँ पर आपका ऊपर में हिमालय पर्वत है, ये यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर आपका ये सब पर्वतों की स्थिति को दर्शाया गया है। तो ये 3 तरीके से इसको मुख्यतः डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा क्षेत्र? एक पहला आता है भावर एवं तराई क्षेत्र, जो कि उत्तरी नॉर्थ में स्थित है। जो आपका मध्य में है उसे मध्य मैदान वाला क्षेत्र कहते हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। इसके 3 पार्ट है। पहला तो आपका ऊपरी मध्य क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, दूसरा आता है मध्य मैदानी क्षेत्र और तीसरा आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और ये आपका जो पठारी क्षेत्र है वह पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, जो कि दक्षिण में स्थित है। और ये यहाँ की जो प्रायद्वीपीय भारत और दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जो कि बुंदेलखंड के पठार के तौर पे इसे जाना जाता है। तो ये आपके नॉर्थ, ये साउथ हो गया और ये आपका यहाँ पर आपका नॉर्थ हो गया और यहाँ ये आपका मध्य हो गया। तो इस तरीके से इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। तो ये आप मैप के माध्यम से आपने देखा हुआ है।
अब पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु यानी कि क्लाइमेट भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। फिर भी सामान्य रूप से प्रदेश की जो जलवायु है उसे उष्णकटिबंधीय व मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर 3 ऋतुएं घटित होती हैं। ये कौन कौन सी ऋतुएं हैं, इसके अंतर्गत इन ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं एक एक से ऋतु। पहली आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, फिर दूसरी जो आती है आपकी वह आती है वर्षा ऋतु और तीसरी आती है शीत ऋतु। तो जो आपकी ग्रीष्म ऋतु है वह सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू कर देती है। जहाँ से सूर्य की जो कर्क रेखा के पास में जो का क्षेत्र होता है वहाँ पर तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और जून में अपने उच्चतम बिंदु पर यह पहुँच जाता है और इस समय जो सूर्य होता है वह कर्क रेखा पर सीधे ही चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान जो होता है वह 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि आप न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक होता है। औसत तापांतर यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस है। इस ऋतु में कर्क रेखा नज़दीक होने के कारण प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर और बुंदेलखंडीय नगरों का तापमान 40 डिग्री से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्योंकि जो कर्क रेखा है यहाँ इसके उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश से होके जाती है, तो इसके जो पास वाले जो कर्क रेखा के पास वाले जो आपके शहर आते हैं जिसमें ये शहरों के नाम हैं। नेक्स्ट आता है कि इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं चलती हैं जो कि तीव्र होती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है और प्रातःकाल में 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये चलती रहती हैं। अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं जो कि शरीर को झुलसा देती है और कभी कभी इन शुष्क हवाओं में सामुद्रिक हवाएं मिल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 100 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चलने वाली तूफान भरी आंधियां आती हैं। और इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है जो कि 10 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और सबसे अधिक गर्मी आगरा और झांसी में, जबकि सबसे कम जो गर्मी पड़ती है वह बरेली में पड़ती है जो कि आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये आपका उत्तरी क्षेत्र में बरेली स्थित है। अब आता है नेक्स्ट वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु जो है वह बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे कि पूर्वा कहा जाता है, वह जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग भारत उत्तर की ओर बढ़ता है। हिमालय से टकराकर यह पुनः वापस होता है और इस वापस होते मानसून से प्रदेश की तराई इलाके में खूब वर्षा होती है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश के पठारी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है, जहां एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा तो वहीं दूसरी तरफ आपके उत्तर मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर जो कि आपकी मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की वर्षा 84 सेंटीमीटर और दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र की औसत वर्षा 91 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर होते हैं जैसे जैसे वह पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आना शुरू हो जाता है और ऐसे ही वर्षा अवधि में कमी होती रहती है। जैसे गोरखपुर में जहां 56 दिन वर्षा की संभावित अवधि थी, वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन रह जाती है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 83% हिस्सा इसी ऋतु में जो कि जुलाई से सितंबर तक रहता है और शेष वर्षा जाड़ों और गर्मियों में होती है। इस ऋतु में प्रदेश का औसत उच्चतम तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा इसमें औसत तापमान तर आपका 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब आती है शीत ऋतु जो कि तीसरी प्रमुख ऋतु है। प्रदेश में शीत ऋतु जो का प्रारंभ नवंबर से फरवरी तक का है और जनवरी तक तापांतर निरंतर गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना है और शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, जहां दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 27.2 डिग्री सेल्सियस से 8.5 डिग्री सेल्सियस तक यह रहता है।
प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है और उत्तर पश्चिम जिलों में यह जो तापमान है वह शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। उत्तरांचल में बर्फबारी होने के कारण इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि शीतकाल में मध्यभूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के पाकिस्तान के रास्ते भारत से प्रवेश करने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। और इन चक्रवातों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सेंटीमीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। लेकिन प्रदेश के कई भागों में कोहरे का प्रभाव रहता है और कोहरे के कारण तराई क्षेत्रों में कभी कभी सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। तो ये आपकी ये 3 प्रमुख मतलब ऋतुएं रही। चलिए तो इनकी अवस्थिति को देख लेते हैं, जो कि मैप के माध्यम से, कि कौन सी ऋतु कहाँ पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा होती है। जैसे कि आपकी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, गोरखपुर है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में। उच्च मध्य वर्षा वाला जो क्षेत्र है आपका ये वाला क्षेत्र आता है, जहाँ सहारनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, देवरिया, वाराणसी आता है। और आपका जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, लखनऊ हो गया, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा। मथुरा में तो सबसे कम होती है, जो कि प्रदेश की सबसे कम वर्षा रहती है। निम्न मध्य वर्षा वाला क्षेत्र आता है, जैसे मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, तो यहाँ पर निम्न मध्य वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा के अंतर्गत आपका ये गोरखपुर का स्थान ही आता है। तो इस अवस्थिति के अनुसार आप जो जैसा अभी समझाया गया है उसके संदर्भ में आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए तो अब आता है वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण। प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने वर्षा के आधार पर भारत के जलवायु का विभाजन किया, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। पहला जलवायु प्रदेश जो है वह आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश होता है और दूसरा आता है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र जो होता है उसको भी 2 उपभागों में बांटा गया है। पहला तो आता है इसके अंतर्गत तराई क्षेत्र और दूसरा आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रथम उपविभाग अर्थात तराई क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि जिले में आते हैं, जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होती है। और इस क्षेत्र में जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरे उपविभाग अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत तापमान 100 से 120 सेंटीमीटर तक होता है और इस उपविभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली वर्षा की मात्रा कम होती है। साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्रों में 3 उपविभाग होते हैं, जो कि मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र होता है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में उत्तरी प्रयागराज, इसके साथ साथ आपका आता है उन्नाव, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, दक्षिण शाहजहांपुर आदि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान तथा शीत ऋतु में विशेषकर जनवरी में औसत तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, जो कि घटती जाती है। अब आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर आदि जिले में सम्मिलित है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर होती है तथा शीतकाल में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस होता है और इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। बुंदेलखंडीय पहाड़ी पठारी क्षेत्र में के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा, दक्षिणी प्रयागराज आदि जिले शामिल होती है और इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है और इस क्षेत्र में शीतकालीन औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ग्रीष्मकालीन 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और 10 जून 2019 को बांदा में 49.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया था और इस क्षेत्र में भी वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो इसके संदर्भ में आपका जलवायु का विवरण है। आपको ये अभी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, मतलब कि आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे जो आपका एक सिनॉप्सिस, एक प्रारूप तैयार करेंगे। जैसे आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कुछ की पॉइंट वाइज अगर आप साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे।
आपका जो एक शॉर्ट नोट्स रहेगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। मतलब कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें एक पैटर्न फॉलो किया जाएगा कि आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, कल उसका आपको शॉर्ट नोट्स बताएंगे। क्यों इसमें अगर आप भी बनाएंगे, क्योंकि आपने इस तरीके से पढ़ा है तो आप इसका भी की पॉइंट वाइज आप भी नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन के तौर पे आपको आसानी रहे। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब कि ये जो आपका पहला, जैसे कल हम इसका तीसरा चैप्टर जो शुरू करेंगे तो उसके पहले जो आपके सेकंड वाला चैप्टर है इसका एक सिनॉप्सिस आपको शॉर्ट फॉर्म में देंगे। हम तो बनाएंगे ही, लेकिन ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप भी इसको बनाएं। और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC दीक्षा पे जाके आप इसकी PDF ले सकते हैं, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। अब आज इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सॉल्व करने के पहले आपका सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में, मेरे क्वेश्चन के आंसर बताने के पहले आपको भी आंसर सोच लेना होगा, क्योंकि अभी आपने इसका पढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक आपको इसके आंसर आएंगे। तो आप उस तरीके से सॉल्व करना कि मुझे भी इसका आंसर देना है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें, जिसमें ऑप्शन ए में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और डी में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसके अंतर्गत कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन बी आएगा। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन ए उन्नाव, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी आता है बाराबंकी। तो इसमें आपकी जो लखनऊ की सीमा है बलिया को स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट आता है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है? तो ऑप्शन ए आता है चंबल नदी, ऑप्शन बी आता है केन नदी, ऑप्शन सी आता है गंगा नदी और ऑप्शन डी आता है यमुना नदी। तो इसमें आपका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी आएगा, जो कि यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन ए दलदली, ऑप्शन बी ककरीली या पथरीली, ऑप्शन सी महीन जलोढ़, ऑप्शन डी भूर। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किन जिलों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? ऑप्शन ए संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, ऑप्शन सी अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर और संत कबीर नगर है। ऑप्शन डी में संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी आएगा। इसमें आपका ऑप्शन जो है वह बी है कि सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। ऑप्शन ए वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही, बागपत, ऑप्शन डी वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। तो इसमें जो आपका उत्तर है ऑप्शन डी होगा। प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर कौन सा होगा? गोरखपुर। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही कौन सा है? ऑप्शन ए बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ऑप्शन डी सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है। सोनभद्र जिले को किस स्पर्श करता है? कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र जिला जो है आपका 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्माण हुआ है? तो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से बुंदेलखंड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश की किस राज्य से सीमा नहीं लगती है? आपकी पंजाब राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वह तराई क्षेत्र आता है। निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह लखीमपुर खीरी है, जो कि ऑप्शन डी है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? वह चतुर्थ स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है वह आपका बस्ती है। निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी गाजीपुर। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन ए आएगा। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में देश का कुल क्षेत्रफल का है? ऑप्शन ए 13.5%, ऑप्शन बी 9.4%, ऑप्शन सी 8.4% और ऑप्शन डी 7.3%। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है? उत्तर प्रदेश से मिलने वाली देश की सीमाएं आती हैं नेपाल की, और देश ही एक देश की सीमा मिलती है, नेपाल और उत्तराखंड की उत्तर में इसकी सीमाएं मिलती हैं। निम्न में से किसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन ए है, क्योंकि शामली को इस जिले के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों में मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 9 राज्यों से मिलती है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल में लगती है? तो नेपाल में लगने वाली सीमा महाराजगंज की लगती है। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो जिला है वह महोबा आता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल में नहीं जुड़ती है? नेपाल में नहीं जुड़ने वाली सीमा है आपकी कुशीनगर की, कि यह नेपाल से नहीं जुड़ती है। और बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी की यह नेपाल से सीमा जुड़ती है। निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो जो सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ आता है, तो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर यह प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। श्रृंखला के साथ साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट डे आपको इसका एक सिनॉप्सिस भी दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे और उसी तरीके से आपको ये पढ़ा भी जाएगा। तो पहली क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको एक इसकी पॉइंट वाइज नोट्स दिया जाएगा, जो कि आपकी रिवीजन के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। और आपको भी नोट्स बनाना है चाहे, ताकि आपका एक रिवीजन हो और आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट की पॉइंट वाइज नोट्स बना लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। धन्यवाद।